हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर 13 शुरू कर रखा है और चैप्टर नंबर 13 के हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 13.1 और 13.2। और यही मेन एक्सरसाइज थी। इसी में हमें फाइंड आउट करना था कि किस तरीके से हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मेन चैप्टर का नाम भी हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो चैप्टर एक्सरसाइज 13.1 जो थी उसमें हमने सभी सरफेस एरियाज निकाले, अलग अलग टाइप्स की जो 3D शेप्स थी हमारी, जिसमें जो हमारा घनाभ, घन, बेलन, शंकु ये सब आ जाते हैं। तो उसका हमने सरफेस एरिया निकाला। उसके फार्मूले हमने बताया किस किस तरीके ड्राइव होते हैं। आपको फार्मूले ड्राइव करना आना चाहिए, क्योंकि फार्मूले ड्राइव करने के बाद ही हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूले नहीं समझ में आ रहे हैं या नहीं पता चल रहा है किस तरीके से आ रहा है, अगर आप फार्मूले डायरेक्ट रट के जा रहे हैं एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। तो आपको जो है, क्योंकि क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है बाहर से आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस शेप्स की बात चल रही है, कैसा है। और आपको सिंपल मेथड मैंने आपको बता रखा है कि आपको जब भी सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो आपको पेंटर बन जाना है और पेंट करके देखना है कि हम कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पे हम पेंट कर रहे हैं। जैसे शंकु की बात करें तो शंकु जो है इस तरीके का होता है हमारा ये। तो अगर जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हमें इसके चारों तरफ लगाना है। ठीक है, चारों तरफ। इसका बेस नहीं है तो सिर्फ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, भले वो कहे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करो शंकु का, लेकिन इसका आधार नहीं है, तो हम पेंट कहाँ कर सकते हैं, इसके चारों तरफ। तो फार्मूला हमारा सिर्फ पाई आर एल रहेगा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। इसी तरीके से अगर जो इसके लिए नीचे अगर उसने यहाँ पर जो है अर्धगोला लगा दिया, ठीक है, अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर, तो अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये कहेगा कुल पृष्ठीय यानी टोटल सरफेस एरिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कुल पृष्ठीय, क्योंकि यहाँ पर आप कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक तो इसके चारों तरफ यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम इसके बीच में ना ही इसकी छत आएगी ना ही इसकी छत आएगी, दोनों के दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो हम कलर कहाँ कर सकते हैं, इसके चारों तरफ और इसके चारों तरफ। तो बस यही बात ध्यान रखनी है कि हमें कलर कहाँ कहाँ करना है अगर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ रही है। आयतन में मैंने बताया कि आयतन में हमें इसके अंदर लिक्विड भर देना है, तो लिक्विड में कहाँ कहाँ पर हमारा लिक्विड जा रहा है उसी का हम वॉल्यूम लगा देंगे, यानी आयतन का फार्मूला लगा देंगे। जैसे अगर इस शेप्स की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हमारा जो है, जब हम इसके अंदर कोई लिक्विड भरेंगे तो पहले वो अर्धगोला आ जाएगा, यानी अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फिर उसके बाद हमारा शंकु भर जाएगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए एक्सरसाइज 13.2 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। ये फॉर्मूले सभी को ओरली याद होने चाहिए और किस तरीके से आ रहे हैं ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से आ रहा है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जो है जरूर उसे देखें। आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने ज़्यादा हमारे क्वेश्चन। एग्जाम में जो है एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है एग्जाम्पल्स को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल्स की भी क्वेश्चन से ज़्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल भी करने हैं। तो आइए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 4 13.1 के थे, वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। एक शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। देखिए आकृति, आकृति भी दे रखी है। यदि शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर इंटू 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, समा का आयतन सभी सिर्फ इतना इतना पढ़ते हैं। अभी आगे नीचे और भी चीजें दे रखी है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें आगे पता होना चाहिए करना क्या है। हमें पुनः यह मान कर ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब है स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है जिसमें इतनी हवा है, तो औसत स्थान घेरती है, तो शेड में कितनी हवा होगी। पाई की जगह में रखना 22/7। तो पहले हमें क्या करना है, पहले जो हमें शेड का जो भी हमें दे रखा है उसका जो है टोटल आयतन निकालेंगे कि टोटल कितनी हवा है। अब जो मशीनरी जो जगह घेर रही है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि मशीन के अंदर तो हवा नहीं होगी। जितनी मशीन ने हवा जगह घेर रखी है, जो हमारी फैक्ट्री है, तो जितनी उसने जगह घेर रखी है मशीन ने, उतनी हवा इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन की जगह जो आगे है तो उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। इसी तरीके 20 श्रमिक जो काम कर रहे हैं उनका आयतन भी दे रखा है। पहले हमने एक श्रमिक का आयतन दे रखा है, 20 निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर इन दोनों का आयतन यानी मशीनरी का और श्रमिकों का आयतन ऐड करेंगे, और उसके बाद जो है जो हमारा टोटल आयतन आएगा इसका, यानी टोटल वॉल्यूम जो होगा हमारा शेड का, उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा हवा का आयतन आ जाएगा। चलिए, जो चीज़ हमने बताई अब उसे हम करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको जो है फिगर जरूर ड्रॉ करना है। हमें दे रखा क्या है
कि हमें जो है एक घनाभाकार जो है फैक्ट्री दे रखी है। घनाभ के आकार की मतलब ये बना दिया हमने पहले एक घनाभ, ठीक है, घनाभ यानी क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के ऊपर जो है हमने क्या कर रखा है, एक अर्ध बेलनाकार जो है टंकी रखी हुई है, यानी शेप जो है कुछ इस तरीके की बन रही होगी हमारे पास, यहाँ से इस तरीके से गई और यहाँ पे फिर ये ऐसे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब हमें जो है इसका आयतन निकालना है और अब ये हमें घनाभाकार की विमाएं दे रखी है 7 मीटर 15 मीटर, यानी 7 मीटर लंबाई दे रखी है उसकी और 15 मीटर चौड़ाई दे रखी है। यानी हमारी लेंथ हो गई है 7 मीटर और ब्रेथ हो गई है 15 मीटर। मैंने आपको बताया जो भी शेप दे रखी है हम उसके ऊपर नाम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। एक तो हमें घनाभ की शेप बन रही है और दूसरा हमारा बेलन यानी सिलेंडर बन रहा है। तो घनाभ की विनाभ्यास लिखना भी 7 मीटर तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर। हमें एच भी दे दिया है 8 मीटर, 8 मीटर ये घनाभ के ऊंचाई हो गई 8 मीटर तथा शेड में समय हवा की आकृति निकालनी। अब हमें जो है इसी से देखेंगे। अब देखो हमारा जो ये शेप दे रखी है ऊपर देखेंगे हम, तो यहाँ पे इसमें फिगर में भी दे रखा है कि 7 मीटर ये है और ऑलरेडी, अच्छा देखो इसने जो है ना फिगर में हमें दे दिया। अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लेंथ 7 मीटर और ब्रेथ 15 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो है हमें फिगर में जो दे रखा है, फिगर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमें 7 मीटर दे रखा है, तो हमें फिर यहाँ पर 7 मीटर ही लेना पड़ेगा। अगर ये फिगर में नहीं डिनोट करता तो हमें 7 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लेंथ पहले वाली और ब्रेथ बाद वाली। इसने लेंथ जो है ये वाली मान ली है यानी 7 मीटर को, और यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में जो है यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है 8 मीटर ये, और ब्रेथ मान ली इसने 15 मीटर, यानी यहाँ पर इसने 15 मीटर मान लिया। तो जब ये 7 मीटर इसने कह दिया है, यानी हमारा जो है हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेंथ आ गई हमारी 15 मीटर, ये फिगर के अकॉर्डिंग। अगर ये फिगर में यहाँ पे 7 नहीं देता तो हमें 7 यहीं पे लिखने रहती, क्योंकि हमारा जो होता है L इंटू बी इंटू एच इस तरीके से होता है, ठीक है। लेंथ ये हो गई, ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो हमें फिगर में ड्रॉ कर रखा है, फिगर में गिवन है कि ये हमारा 7 मीटर है, ये 8 मीटर है और ये 15 मीटर है, इसने दे दिया, इसलिए अब हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेथ हो गई हमारी 7 मीटर। अब ये 7 मीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो है बेलन का व्यास हो जाएगा, क्योंकि अर्ध बेलन आधा बेलन दे रखा है, यानी हमारा जो बेलन का जो व्यास है यानी डी और डायमीटर जो आ गया वो 7 मीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर बराबर 7/2 मीटर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जितने भी होते हैं उसमें जो है हम वर्क करते हैं रेडियस पे यानी त्रिज्या पे, तो हम डायमीटर को उसमें कर लिया। अब ये 15 मीटर इसकी लेंथ है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 15 मीटर होगी। अब ये 15 मीटर जो कि क्या बन रही है, ये हमारे बेलन की ऊंचाई बन रही है, यानी h बराबर आ गया हमारे पास 15 मीटर, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जो है हमें क्या करना है, इसका आयतन निकालेंगे, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। तो हवा कितनी आएगी, जितना इसका आयतन होगा। तो हम लिखेंगे शेड में आने वाली हवा का आयतन, हवा का आयतन, तो वो किसके बराबर होगा भाई, वो हवा का आयतन कितने बराबर कि भाई पहले तो इसके अंदर हवा आएगी, यानी बेलनाकार वो सॉरी अर्ध घनाभ का आयतन, यानी घनाभ के अंदर जितनी हवा आ रही है घनाभ का आयतन, प्लस अब उसके बाद जो है हमारे ऊपर क्या रखा है, टंकी अर्धगोला का अर्ध बेलन है, यानी अर्ध बेलन यानी बेलन का आधा कर देंगे 1/2 इंटू बेलन का आयतन। 1/2 क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा आधा बेलन है आयतन, ठीक है। 1/2 हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा आधा बेलन है, तो आधे बेलन का आयतन, पूरे बेलन में से 2 से डिवाइड कर दिया, आधे बेलन का आयतन आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच प्लस 1/2। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन यानी अर्ध बेलन, यानी अब तो हमें 1/2 कर दिया, यानी बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। बस अब सिंपल कुछ नहीं है हमारे पास, मतलब कुछ नहीं करना है, सिंपल जो है हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर h2 आ रहा है, दोनों की रिलेशन अलग अलग है डायमेंशंस, तो हम इसे h1 कह देंगे, इसे h2 कह देंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसे h1 इसे h2, अगर दोनों की सेम होती तो हम इक्वल रखते हैं। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, B की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और H1 की वैल्यू दे रखी है 8 प्लस 1/2। पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखने के लिए कहा गया है, और R की वैल्यू हमारे पास है कितनी 7/2 का होल स्क्वायर इंटू H2 कितना है हमारे पास 15। मैंने आपको बताया कि कभी भी जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे,
जो भी चीज़ हमें कॉमन ले रही है ना, कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो 15 आ रहा है, 15 और एक 7 भी आ रहा है यहाँ से। यहाँ पर 7 की पावर 2 है तो एक 7 भी बाहर ले लेंगे, तो 15 इंटू 7 हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचा 8 प्लस इस 2 से इसे भी काट देंगे हाथों हाथ, 2 अंदर 2 2 अंदर 2, क्योंकि इसमें तो कुछ बाहर निकाला नहीं हमने, तो 11/7 इंटू यहाँ पर एक 7 बाहर चले गए तो एक 7 रह गया है, यहाँ पे 2 की पावर 2 से 2 2 रह गए, 2 इंटू 2, और ये 15 हमारा बाहर चला गया है। ठीक है, इस 7 से ये वाला 7 भी क्रॉस कर देंगे, तो हमारा 15 की 7 से 7 पंजे 35 का 5 105, 15 सत्ते 105, इसके नीचे 1 ले लेंगे तो हमारा क्या बचा 8/1 प्लस 11/4, 2 टू द 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 105 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 चौक 32 प्लस 11, और यहाँ पर ही आ जाएगा 105 इंटू इन्हें ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4/4। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब, क्योंकि हमें सारी मीटर में गिवन है तो हमने जो है मीटर क्यूब लगा लिया। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा मीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, वॉल्यूम जो है पावर 3 में होता है तो क्यूब, यानी ये जो है टोटल वॉल्यूम आ गया एयर का, जितनी इसके अंदर हवा आ सकती। अब हमारे जो है क्वेश्चन में आगे क्या क्या रखा है कि इसके अंदर मशीनरी भी रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं मशीन का आयतन। हमें क्वेश्चन में आगे हमने ये लिख लिया समावेशित आ सकने वाली हवा का आयतन याद करो। ये यहाँ तक आ गया हमारा कि इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। अब उसमें कह रहा है पुनः यह मान के कि शेड में रखी मशीनरी का आयतन 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, यानी मशीन का आयतन, मशीन का आयतन, हमें मशीन का आयतन, जो मशीन जो इसके अंदर रखी हुई है उसका आयतन दे रखा है कितना है 300 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके अलावा प्रत्येक आदमी जो है वो 0.08 मीटर क्यूब हवा घेर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है, तो एक आदमी जो उसके अंदर काम कर रहा है, तो एक आदमी का आयतन, एक आदमी कितनी जगह ले रहा है, वो ले रहा है बराबर कितना 0.08 मीटर क्यूब। अब इसी तरीके के हर कितना आदमी है 20, तो एक आदमी का आयतन इतना है, तो हम निकालेंगे 20 आदमियों का आयतन, 20 आदमियों का आयतन, तो 20 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 इंटू 0.08। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 1.6 मीटर क्यूब, तो ये 20 आदमियों का आयतन आ गया। पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो कर देना, उसके बाद 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आदमियों का आयतन, यानी इतनी जगह तो ये घेर रही है। अब उसके अंदर बची हुई कितनी जगह रहेगी, हमें जो बची हुई जगह बतानी है कि उसमें कितनी हवा बाकी रह गई। तो शेड में हवा का आयतन, हवा का आयतन, यानी शेड में कितनी हवा रहेगी, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई, पहले तो हमारी जो शेड में पूरी हवा थी वो माइनस मशीन का आयतन और माइनस 20 आदमियों का आयतन, यानी कुल हवा का आयतन, कुल हवा का आयतन, और उसके अंदर से माइनस क्या करेंगे हम, माइनस ये मशीन का आयतन, मशीन का आयतन, और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर माइनस करेंगे 20 आदमियों का आयतन, 20 आदमियों का आयतन। ठीक है, तो कुल हवा कितनी है हमारे पास, ये है, ये हमने निकाला है, तो निकल जाएगा 1128.75 माइनस मशीन का आयतन कितना है, हमें डायरेक्ट दे रखा है कितना है 300, माइनस 20 आदमियों का आयतन हमने निकाला कितना है 1.6। तो इस तरीके से ये दोनों माइनस वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1128.75 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 301.6, और जब इसमें से इसे निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास जो हवा का आयतन है जो मशीन और आदमियों के निकलने के बाद है वो 827.15 मीटर क्यूब आ गया। एक बार और से रिवाइज कराता हूं मैं आपको। हमें जो है एक घनाभ दे रखा था, आपको ध्यान रखना है हमें जो घनाभ की विमाएं है एल बी एच के फॉर्म में दे रखी होती है। इसमें दे रखा था हमें एल इंटू वी, यानी क्वेश्चन में था 7 इंटू 15, इस हिसाब से लेंथ होनी चाहिए थी 7 और ब्रेथ होनी चाहिए थी 15। लेकिन हमें जो है आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस में जो है 7 ये दे रखा है
और 15 ये दे रखा है, तो हम जो फिगर गिवन है हमारे पास तो हम वही वाली लेंगे, अपनी तरफ से नहीं करेंगे। फिर हम 7 इंटू फिर अगर ये हमें फिगर में नहीं देता तो फिर हमारा L 7 होता और ब्रेथ जो है हमारी 15 होती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। उसके बाद इसने हाइट 8 मीटर दे रखी थी, हाइट ले ली। ऊपर जो है अर्ध बेलन दे रखा है, यानी आधा बेलन। तो हमने बेलन के फार्मूले में 1/2 कर दिया, हमें आधा बेलन दे रखा था, इसे कैलकुलेट किया। फिर एक मशीन का आयतन दे रखा था, उसे लिखा। एक आदमी का आयतन, हमारे 20 आदमी तो 20 का आयतन निकाले मल्टीप्लाई करके, और शेष हवा का आयतन निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं हम। इसमें कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 जैसा दर्शाए गिलासों में जूस देता था। बेलनाकार, अब देखो इसकी चालाकी है, इसमें क्या कर रखा है, नीचे से जो है एक गड्ढा कर रखा है। देखने में तो लग रहा है गिलास बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर से जो है वो उभरा हुआ है। तो ये जो है इसमें, इससे क्या होगा, जूस कम आएगा उसके अंदर, और लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा गिलास पी रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उसने कम कर रखा है। यही तरीका जो है मैं काफ़ी सारे जो मिल्क मैन होते, दूधिया, उनके में देखता हूँ कि उनके जितने भी डब्बे होते, ऐसे होता है वैसे तो उनका बेलनाकार डब्बा होता है, लेकिन उनके डब्बे जो है वो इस तरीके टेढ़े मेढ़े पता नहीं जाने, और कुबड़े से ऊपर जो है सर्कल होना चाहिए, लेकिन वो इसे पिचकाए रहते हैं। पिचकाए क्यों रखते हैं, ताकि उसमें दूध कम जाए कस्टमर्स को, और बाद में फिर वो काफ़ी भर के भी डालते भी है रिटर्न में कि एक्स्ट्रा डाल रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं है भाई, वो जो तुमने कम दिया है वो उसी को मिला रहा है, डाल रहा है, और हम लोग खुश हो जाते हैं कि इसने इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है हकीकत में। जो है अब भाई तुम दूध दे रहे हो या इससे कुछ काम कर रहे हो, ठोकम ठाकी कर रहे हो कि इतना पिचक जाता है। आप लोग ध्यान करना, अगर जो तुम्हारे आसपास दूध या कोई लड़ता नहीं, पर उससे कहना कि भाई जरा ये सीधा कर लो या नया डब्बा खरीद लो। खैर, हम सवाल पे आते हैं डबल से। तो एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13 में दर्शाया गया है से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, मतलब बेलनाकार का जो आंतरिक व्यास है वो 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार के ऊपर एक अर्धगोला था, निचले सिरे पर अर्धगोला था। ठीक है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी, यानी उसकी कैपेसिटी कम हो गई, उसका आयतन कम हो गया है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात करो। मतलब आभासी, आभासी मतलब जो तुम्हें लग रहा है कि मैं इतना जूस पी रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है उसका, दोनों का पता करना है हमें कि एक्चुअल में क्या थी, और मतलब एक्चुअल में क्या है, और आभास जो तुम्हें लग रहा है कि तुम इतना सारा जूस पी रहे हो, लेकिन हकीकत में इतना जूस नहीं मिल रहा है। कैसे, एग्जाम्पल नंबर 6 पर आते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है भाई एक गिलास दे रखा है, और लोगों को लग रहा है कि हम पूरा इतना बड़ा गिलास पी रहे हैं, लेकिन गिलास जूस बेचने वाले ने क्या कर रखा है, गिलास की शेप ऐसी ली है कि वो अंदर से अर्धगोलाकार है। यानी पहले जो हमें हकीकत में हमें लग रहा है, तो उसमें क्या है, हकीकत में लग रहा है कि हम बेलन का जूस पी रहे हैं, पूरा जितना बेलन का आयतन उतना जूस मिल रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है कि अर्धगोला भी उसके अंदर एक शामिल हो रहा है, जो हम नीचे से गिलास को देख ही नहीं रहे, अर्धगोला। और अर्धगोले का आयतन जो होगा ना वो माइनस कर देंगे, जो एक्चुअल आ जाएगा हमारा, यानी आभासी जो है, हमें आभास जो हो रहा है, तो वो लग रहा है कि बेलन का जूस पी रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बेलन माइनस अर्धगोला, अर्धगोले के अंदर ये तो ऊपर से उभर गया ना, तो जूस हमारा कितना आएगा, सिर्फ इतना इतना इसके अंदर अंदर। तो बेलन की विमाएं हमें क्या दे रखी है, आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या हो गई r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखो, जो ये बात ध्यान रखो कि जो चीज़ हमारा गोला बेलनाकार वो था, तो उसके अंदर जो हमारा अर्धगोला होगा उसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, यानी इसकी त्रिज्या r, ये भी हमने 5 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है परंतु गिलास के निचले तली भरा हुआ है, गिलास से कम हो जाती है, तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में बेलन की ऊंचाई दे रखी है। तो हमें जो है पाई बराबर रखना है 3.14। तो पहले हम निकालते हैं इसकी कि हमें आभासी आयतन निकालेंगे पहले, कि हमें कितना आभास कितना हो रहा है, कितना दूध पी रहा है, कितना जूस पी रहे हैं। तो गिलास का आभासी आयतन, आभासी आयतन या आभासी धारिता के बारे में बात चले, तो आभासी धारिता तो कितनी होगी, जो इसका आयतन होगा, बेलन का आयतन। हमें तो ऐसा लग रहा है ना पूरा बेलन का, जितना बेलन के अंदर जूस आ रहा है उतना ही पी रहे हैं, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। तो पाई की जगह रखें हम 3.14, r की वैल्यू कितनी रखी है हमें 5 का स्क्वायर,
इंटू एच कितना दे रखा है हमें 10। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसे कैलकुलेट करना है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 314 इंटू 5 अपॉन में 10। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 2 से इसे काटेंगे तो 2 कम 2 और एक बच जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी हमारे पास आ गया 157 इंटू 5। 157 इंटू 5। अब 5 से जो है हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसे डिवाइड कर देंगे। एक मिनट, ये एक मिनट देखिए, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर जो है गलती कर दी है। ये जो हमें व्यास दे रखा है और हमने त्रिज्या मान ली, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस चीज़ का मैं भी गलती कर देता हूँ बार बार। तो ये हमें डायमीटर दे रखा है, व्यास व्यास दे रखा है 5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5/2। इसी तरीके से इसकी त्रिज्या भी 5/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर ना हो गया, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5/2 इंटू 5/2। तो ये कट गया। अब नीचे आ रहा है कि हमारे पास डिवाइडेड बाई 2⁴। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें व्यास दे रखा है या त्रिज्या दे रखी है। अगर व्यास दे रखा है तो उसे हमें त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे गिलास का आभासी धारिता आ गई जो हमसे पूछी गई थी। अब हम निकालेंगे वास्तविक धारिता। वास्तविक गिलास की वास्तविक धारिता मतलब एक्चुअल जो है, एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी। तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी होगी भाई, जो हमारा गिलास का आयतन है, यानी जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन में क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा ये अर्धगोल आयतन, क्योंकि हकीकत में क्या है, इतना में तो जूस आ ही नहीं रहा है, इसमें तो हवा भरी हुई है नीचे से, यानी आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन तो हमने निकाल ही लिया है जो एक्चुअल है, नहीं 196, इसको डायरेक्ट 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन के लिए हमें फार्मूला लगाएंगे। कितना है अर्धगोले का आयतन, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे 196.25 माइनस 2/3, पाई की जगह रखेंगे 3.14 और आर हमारा कितना है 5/2, 5/2 यानी 5/2 की पावर 3। यही को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, 3 बार आएगा क्योंकि पावर 3 है। तो इसे हम 196.25 माइनस इस 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 5 पंजे 25 पंजे 125 अपॉन में आ जाएगा। इस 2 से ये एकदम 3 इंटू 2⁴। अब इस 2 इंटू रख लेते हैं, एक 2 से और कटिंग होगी, ये कटेगा 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। अब कुछ नहीं कर रहा, 196.25 माइनस, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32.71। और इसे जब हम माइनस करेंगे, फाइनली इन दोनों को माइनस करने का तरीका क्या है, पॉइंट वाले के नीचे पॉइंट वाला आ जाएगा, यानी बचेगा 4 और ये बचेगा 12, 12 में 7 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पे 5 रह गया था, 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3 और यहाँ पर बचा 6 और 1, 16354 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आयतन जो है हमारा बचेगा यहाँ पर फाइनली, जो मतलब गिलास की वास्तविक धारिता रहेगी। ठीक है, वास्तविक धारिता हमारी कितनी है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये बुक में थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि धारिता जो हमारी नापी जाती है वो पावर 3 में नापी जाती है। ठीक है, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर पावर 3 क्यूब कर देना, क्योंकि हमारी वॉल्यूम हो या धारिता वो सेंटीमीटर क्यूब में आती है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 7, आखिरी एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, फिर हम कल जो है नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 13.3। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। ठीक है भाई, हम बना लेते हैं कि हमारा जो एक अर्धगोले के आकार का खिलौना है और उसके ऊपर जो अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है।
ठीक है, बन गया भाई। यानी हमें दो चीज़ें हो गई, अर्धगोला हो गया, अर्धगोले की बात हुई है, और एक शंकु की बात हुई है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, व्यास यानी आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। आयतन निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तो आयतन होगा। इस यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, एक चीज और आ गई है बेलन, तो इधर बेलन भी लिख दो, 3 चीजें आ गई। और वो एक बेलन जो है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलो के परिघत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करो। देखो, वो आपसे खिलौनों का अंतर भी पूछ सकता है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन को चेंज कर दे और क्या कह दे आपको कि इनका आयतन और अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात निकालना होगा, तो जो हमें पहले दे रखा है, बेलन दे रखा है, तो बेलन का आयतन ऊपर और खिलौने का आयतन नीचे, तो अनुपात आ जाएगा। अंतर निकालना है तो बेलन का आयतन में से खिलौने का आयतन माइनस कर देंगे। खिलौना हमारा ये है, यानी इस तरीके की शेप बन रही होगी, ये शंकु है और इसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर ये शंकु अध्यारोपित है इस तरीके से, और इसके चारों तरफ जो हमने एक जो है क्या घुमा दिया है, बेलन। इसके चारों तरफ जो है हमारा बिल्कुल फिट एकदम बेलन आ गया ऐसे। ठीक है, ये घुमाया हमने बेलन इसके चारों तरफ, यहाँ पे ये इस तरीके से घूम गया बेलन। ठीक है, तो अब हमें अर्धगोले का व्यास, यानी जो शंकु का व्यास, शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। जब शंकु का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो अर्ध त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4/2, यानी 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अब अर्धगोले पे आते हैं, तो अर्धगोले के पास तो त्रिज्या ही होगी बस, तो वो त्रिज्या कितनी होगी, जो हमारे शंकु की त्रिज्या होगी, यानी अर्धगोले का व्यास भी 4 सेंटीमीटर होगा और अर्धगोले की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेलन की बात करें तो बेलन की त्रिज्या बिल्कुल इसके परिगत घूम रहा है, यानी इसके बराबर ही, तो इसकी त्रिज्या भी इसी के बराबर हो, यानी जितना व्यास इसका है हमारे शंकु का, उतना ही व्यास हमारा बेलन का हो जाएगा, यानी बेलन की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसकी ऊंचाई की बात करें, क्योंकि हमें शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें एच की और जरूरत पड़ेगी, तो एच कितना होगा इसका, तो देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर, जो कि हमारे शंकु की ऊंचाई है। अब यहां से यहां तक ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये अर्धगोला बन रहा है नीचे को, तो ये वाली त्रिज्या और ये भी त्रिज्या होगी, यानी नीचे को भी 2 सेंटीमीटर होगी, यानी जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 2 + 2, क्योंकि शंकु की आयतन, शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या 2, तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये h1 डिनोट करेंगे, इसे h2 करेंगे, r सबका बराबर ही है, 2 है 2 है 2 है, तो हम r से डिनोट करेंगे इसके। ठीक है, तो पहले हम खिलौने का आयतन निकालते हैं, क्योंकि हमसे पहले खिलौने का आयतन पूछा गया सवाल में, खिलौने का आयतन। अब खिलौना किस किस चीज से मिलकर बन रहा है, खिलौने का आयतन मतलब यानी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस उसमें और की क्या चीज ऐड हो रही है, शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमारा एच h1 का काम कर रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें जो है फॉर्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद फिर वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो देखो पाई भी आ रहा है, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी 3 भी नीचे आ रहा है और आर स्क्वायर आ रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो 2 बच गया है हमारे पास और r बच गया है, 2r प्लस यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी h1 रह गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू हमें उसने कहा है कि 3.14 रखनी है, तो 3.14 रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2, यानी 2 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस h1, यानी इस शंकु की ऊंचाई वो कितनी है, 2, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसे हम करेंगे 2 to the 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 3 to the 6, यानी इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है सिंपल, तो सिंपल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे खिलौने का आयतन आ गया। किसका आ गया आयतन, खिलौने का आयतन। आगे उसने पूछा है हमारे कि यदि लंबवृत्तीय तो हमें परिगत खिलौने और परिगत हो तो बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर, यानी हमें जो है बेलन का आयतन चाहिए, कि बेलन का आयतन जो इसके परिगत चल रहा है, आयतन
तो बेलन का आयतन का फार्मूला सिंपल पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने इसकी ऊंचाई दिखाई है h2 से, तो यहाँ पर हम छोटा सा h2 कर देंगे। ठीक है, अब हम जो है इसका आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। आर कितना है हमारा इसका, सेम वही 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। h2 कितना है इसका हमारे पास 4, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.14 इंटू 2 to the 4 और इंटू 4, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है हम निकालते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3.4 की मल्टीप्लाई कर लें, 4 चौक 16, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13 इंटू 4। अभी इस वाले 4 की फिर से डबल से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 सत्तर 2830 हासिल 3, 4 तिया 12, 12 3 15 का 5 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 55.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है, हमारा बेलन का आयतन। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर, आयतनों का अंतर, आयतनों का अंतर। आयतनों किस किस का अंतर निकालना है हमें, यानी जो हमारा परिगत इसके बाहर बेलन घूम रहा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन कितना हमारा 55.04 माइनस, और बेलन उसका खिलौने का आयतन कितना है 25.12, माइनस कर लेंगे 55.04 और 25.12, तो ये बचेगा 2। ये इधर को एक कैरी लेगा तो कितना बन जाएगा, ये 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9, ये बचा 9 और यहाँ पर बचा हमारे पास 2, 29.92। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा आंसर कुछ अलग आ रहा है, कहीं मिस्टेक करी है क्या हम लोगों ने, नहीं सब कुछ ठीक है। 4 चौक 16, 1 मिनट में कैलकुलेट कर, ये वीडियो जल्दी खत्म करने के लिए मैंने गलती कर दी और कैलकुलेशन में गलती कर दी है। 4 चौक 16 का 6 से लगाए, 4 एकम 4 और 1 बन जाता 5, और यहाँ पर 4 तिया 12 ही आता। फिर मल्टीप्लाई करें, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का सीफर हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी आएगा 50.24। अब 50.24 में 25.12 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 1 5 और ये 2, 25.12 सेम आंसर आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ये गलत कर रहे थे हम। तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका ये अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल जो है हम नई एक्सरसाइज को शुरू करेंगे 13.3। थैंक यू।